जय हिंद एवन। तो ये शुभम कुमार पांडे, वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। आ गया मैं लेकर के आपके लिए वन शॉट सीरीज ऑफ थर्ड लेक्चर जो कि है आपका मॉडर्न फिजिक्स का, जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स। उसका लेक्चर लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। इससे पिछले वीडियो में हमने बात करा था एटॉमिक फिजिक्स के बारे में, उससे पिछले वीडियो में बात करा था हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में। तो गाइज, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन खत्म हुआ था आपका 1 घंटा 44 मिनट में। एटॉमिक फिजिक्स खत्म हुआ था 1 घंटा 16 मिनट में, यानी करीब करीब 3 घंटा आपका हो चुका है और 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स का, और उम्मीद करता हूँ ये 1 घंटा या 1.5 घंटा के अंदर ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बिफोर नवरात्रि स्टार्टिंग, नवरात्रि के स्टार्ट होने से पहले आई विल फिनिश योर सेमी कंडक्टर टॉपिक ऑल्सो। कल या परसों सेमी कंडक्टर टॉपिक भी खत्म हो जाएगा आपका, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का चारों चैप्टर जो आपको बोर्ड 2021 में आ रहा है वो खत्म हो चुका होगा। ये जो चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जो आपका चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई जो चैप्टर है आपका बुक का एनसीईआरटी का, उसका ये वन शॉट वीडियो है। इसमें हम लोग सिर्फ उसी चैप्टर की बात करेंगे, उसी टॉपिक की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके सीबीएसई बोर्ड 2021 में आ रहा है। यानी कि इस पोर्शन से इसमें रेडियो एक्टिविटी सिर्फ हटाया गया, यानी कि अगर न्यूक्लियर फिजिक्स 2 पोर्शन है उसमें से एक पोर्शन आता है आपका रेडियो एक्टिविटी, उसको मैंने अलग कर दिया है। वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अगर मान लीजिए कि ये वीडियो अगर नेक्स्ट ईयर कोई देखता है तो उनके लिए मैं पार्ट बी बना दूंगा, जिसमें कि रेडियो एक्टिविटी अलग से बना दूंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स बिना टाइम गवाए। देखिए इंट्रोडक्शन की बात करें तो क्या है, देखिए इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट इन एवरी एटम द पॉजिटिव चार्ज एंड मास आर डेंसली कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। आपने एटॉमिक फिजिक्स से ये समझ लिया है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से क्या समझ लिया है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज या मास होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है। टू ओवरऑल डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ एटम। हमारा जो एटम न्यूक्लियस का जो डायमेंशन है वो पूरे एटम के डायमेंशन से बहुत छोटा है। एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल डेमोस्ट्रेट दैट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वाज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम बाय अ फैक्टर ऑफ 10⁴, यानी कि 10⁴ गुना न्यूक्लियस जो है एटम से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻12 टाइम द वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी कि जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के वॉल्यूम से 10⁻⁻12 टाइम है, समझे। दिस मीन्स दैट, और हम लोग अलग इसके दूसरे भाषा में बोलें तो क्या बोल सकते हैं कि अगर एटम एक ऑलमोस्ट एम्प्टी रूम है, अगर एटम अगर एक क्लासरूम है तो न्यूक्लियस समझिए कि उसमें एक पिन के नोक के बराबर है, वही लिखा हुआ है कि इन अदर वर्ड एन एटम इज अ ऑलमोस्ट एम्प्टी इफ एन एटम इज इनलार्ज टू द साइज ऑफ क्लासरूम द न्यूक्लियस वुड बी द साइज ऑफ अ पिन हेड। साइज क्या होगा उसका, एक पिन हेड के बराबर कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। नेवरदलेस द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट मोर देन 99% ऑफ द मास ऑफ एटम। तब भी जो न्यूक्लियस होता है हमारे एटम का 99.9% जम्स नहीं, ये डिटेल का प्रचार नहीं है, ठीक है। 99.9% मास कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो अगला बात आता है कि डज द न्यूक्लियस हैव स्ट्रक्चर, क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जस्ट एज द एटम डज, जैसे एटम का स्ट्रक्चर है क्या न्यूक्लियस के पास भी है। इफ सो, अगर है, देन व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या क्या है, ठीक है। हाउ आर दीज हेल्ड टुगेदर, वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। इन दिस चैप्टर विल से लुक फॉर आंसर टू सच क्वेश्चन। हम लोग इसी चैप्टर में इसी के बारे में बात करेंगे। एंड द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के बहुत सारे प्रॉपर्टी जैसे कि साइज, मास, स्टेबिलिटी, ऑल्सो जो हमारा जो फिनोमेना एस्टिट्यूट होता है जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, फ्यूजन फ्यूजन। तो आपको जो है हम लोग रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में फ्यूजन फ्यूजन जो भी है वही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए सेकेंड 13.1 खत्म हुआ, 13.2 क्या कहता है ना, इंट्रोडक्शन समझ में आया। इंट्रोडक्शन क्या क्या था कि विथ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज स्टैब्लिश दैट कि रेडियस ऑफ एटम इज 10⁴ टाइम्स द न्यूक्लियस, ठीक है। हेंस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻ टाइम स्मॉलर देन एटम। दिस कंक्लूड दैट एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, ठीक है। और अगर एटम एक क्लासरूम के बराबर है तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक पिन हेड के बराबर है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं एटॉमिक मासेज एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है और न्यूक्लियस का क्या क्या कंपोजिशन है। देखिए द मास ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल, जो एटम का मास होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू ए किलोग्राम, किलोग्राम की मात्रा में तो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ कार्बन एटम यानी कि C12 आइसोटोप का जो कार्बन का मास होता है वो होता है 1.99 इंटू 10 1.9926 kg एंड किलोग्राम इज नॉट अ वेरी कन्वीनियंट यूनिट टू मेजर सच स्मॉल क्वांटिटी। देयरफॉर और डिफरेंट मास यूनिट इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग एटॉमिक मास एंड दिस यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। चूँकि किलोग्राम एक काफ़ी हायर यूनिट हो जाता है जिससे कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वी वांट अ नेक्स्ट यूनिट, एक अनदर यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट, जो कि डिफाइन क्या होता है, इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। C12 कार्बन एटम के जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट जो होता है वही 1 यूनिट है, ठीक है।
1 unit is equal to mass of one C12 atom divided by 12, that is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट यू आर क्लोज टू बिंग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। जो एटॉमिक मास होता है बहुत सारे एलिमेंट का, वो देखा गया है कि क्लोज होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 यूनिट है तो लगता है इसमें क्या है, ये 2 हाइड्रोजन का मास है, ठीक है। 4 है तो 4 हाइड्रोजन का मास है, लेकिन हमें क्या लगता है ये 4 जो है इंटीजर है, लेकिन ये एक्चुअली में इंटीजर नहीं होता है। वही लिखा हुआ है, वही बता रहे हैं हम लोग कि एटॉमिक मास यूनिट इज नॉट अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के कारण, आइसोटोप प्रेजेंट है उसके कारण ये जो यू होता है ना, वो जो यू है हमारा एटॉमिक मास यूनिट है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ यू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आगे चलते हैं, इसमें क्या है अगला बात देखिए कि एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इज कैरिड आउट विथ अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। जो एक्यूरेट सही मास होता है ना, वो हम लोग कैरी आउट करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, ठीक है। लिखा हुआ है जैसे देखिए कि द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास रिवील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। जो मेजरमेंट किया गया एटॉमिक मास का, उससे ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिसका मास डिफर करता है। वही लिखा हुआ है कि सच एटम स्पीसीज ऑफ द सेम एलिमेंट डिफरिंग इन मास कॉल्ड आइसोटोप। ऐसा एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास डिफरेंट आ रहा हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोप। जो ग्रीक वर्ड है उसमें आइसोटोप का मतलब होता है सेम प्लेस, ठीक है। दे अकर इन द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। जो हमारा जैसे मान लीजिए C12 है, C14 है, यानी कि मास में डिफरेंस है, फिर भी उनका एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण वो एक ही जगह पे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं। इट वॉज फाउंड दैट प्रैक्टिकली एवरी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप। ऐसा पाया गया कि ऐसा बहुत सारे एलिमेंट है जो कि मिक्सचर ऑफ आइसोटोप है। यानी कि क्लोरीन में देख लीजिए आप, फ्लोरीन देख सकते हैं, ऑक्सीजन देख सकते हैं, आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, यानी ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप डिफर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। जैसे कि देखिए क्लोरीन में क्या है आपका 34.98 यू है और एक 36.98 यू है, ठीक है। उसके बाद क्या है द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस आइसोटोप, यानी कि 10 द एवरेज मास ऑफ द क्लोरीन अपटोन। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 आइसोटोप दिया, पहला दिया आपको 34.98, दूसरा दिया 36.98। आपसे पूछा जाएगा कि इसका एक्यूरेट मास क्या है, तो क्या बताइएगा देखिए 10 द एवरेज मास ऑफ ए क्लोरीन एटम इज ऑब्टेन्ड बाय द वेटेड एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ 2 आइसोटोप विच वर्क्स आउट टू बी। देखिए कैसे करेंगे, एक जैसे मान लीजिए कि द रिलेटिव अबंडेंस आइसोटोप का क्या है, एक इतना है कितना है, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। जो जितना अबंडेंस अमाउंट में है तो 34 इंटू इतना, और ये कितना अमाउंट में है तो 36 इंटू 24, ऐसे करके बटा 100 करेंगे तो हम लोग पाएंगे 35.47। इसे लिखते हैं हम लोग 35.5 यूनिट लिखते हैं ना। ये क्या होता है, ये हमारा मास ऑफ क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी जो मास आप देखते हैं ना, वो क्या है, एक एवरेज मास है, यानी कि आइसोटोप के मास का परसेंटेज है, वो समझ गए, एवरेज है। आगे चलते हैं, देखिए इवन द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप। आप जानते हैं हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो देखिए क्या होता है, समझिएगा यहाँ पे कि इवन द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन है 3 आइसोटोप हैविंग द मास 1.0078, एक है 2.014, एक है 3.106। द न्यूक्लियस ऑफ द लाइटेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन विच हैज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 99.985 इज कॉल्ड द प्रोटोन। जैसे मान लीजिए जो हमारा हाइड्रोजन है उसका रिलेटिव जो अबंडेंस है वो है 99.985%, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटोन, ठीक है। द मास ऑफ प्रोटोन इज MP इज इक्वल टू इतना, करीब करीब सेम एज अ मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस द मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दस देयर आर 2 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम न्यूक्लियाई बीइंग अनस्टेबल डू नॉट अकर नेचुरली एंड प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इन लेबोरेटरी। जो ट्रिटियम होता है जो, वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए जल्दी वो नेचुरली पाया नहीं जाता, उसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इज दैट द प्रोटोन। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन के द्वारा होता है। अब प्रोटोन कैरी 1 यूनिट ऑफ फंडामेंटल चार्ज एंड इज स्टेबल। प्रोटोन के पास एक चार्ज होता है जो कि स्टेबल होता है। इट वाज अर्लियर थॉट दैट ए न्यूक्लियस में कंटेन इलेक्ट्रॉन बट दिस वाज रूल्ड आउट लेटर यूजिंग द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। जो पहले माना जाता था कि जो एटम होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन बाद में जब क्वांटम थ्योरी आया तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया बात को। ऑल द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं, ऐसा कौन बोला, क्वांटम थ्योरी बोला। वी नो डैट द नंबर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम Z इज द एटॉमिक नंबर। जितना भी इलेक्ट्रॉन बाहर होता है ना, जी किसी भी एटम को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 10 माइनस ZE। और इसीलिए जो टोटल चार्ज होता है कितना होता है, माइनस ZE होता है। एंड सिंस द एटम इज न्यूट्रल, चूंकि एटम न्यूट्रल है, द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज प्लस ZE। इसलिए जो चार्ज होता है न्यूट्रल, यानी कि न्यूक्लियस का क्या होता है, प्लस ZE, बिकॉज एटम को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज देयर फॉर एग्जैक्टली Z द एटॉमिक नंबर। इसीलिए जो प्रोटोन होता है न्यूक्लियस में एग्जैक्टली सेम होता है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जितना नंबर उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। उससे पहले आप समझिए कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एलिमेंट। उससे पहले ठीक है, आगे चल के बता देंगे अब, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। वो देखिए क्या है। सिंस द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दे मस्ट कंटेन ओनली वन प्रोटॉन ईच। चूंकि ये ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है दोनों आइसोटोप हाइड्रोजन के, तो इनके पास एक ही प्रोटॉन होना चाहिए। बट द मासेज ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द रेशियो ऑफ 1:2:3। बट ऐसा देखा गया कि इनका जो मास है ना वो 1:2:3 के रेशियो, यानी कि हाइड्रोजन इज टू ड्यूटेरियम इज टू ट्रिटियम के रेशियो में, ठीक है। देयरफॉर द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम मस्ट कंटेन इन एडिशन टू अ प्रोटॉन ऑफ सम न्यूट्रल मैटर। मान लीजिए कि आपका अगर नंबर ऑफ एटम 1 है, दूसरे का भी 1 है, तीसरे का भी 1 है, और इनके मास में 1:2:3 के रेशियो का अंतर आ रहा है, इसका मतलब इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन के अलावा जरूर कुछ है। तो वही बता रहा है कि देयर फोर द न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम मस्ट कंटेन इन एडिशन टू अ प्रोटॉन सम न्यूट्रल मैटर। कोई एक न्यूट्रल मैटर जरूर है इसके अंदर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रल मैटर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दस दिस फैक्ट इज इंडिकेट दैट द न्यूक्लियाई ऑफ सम एटम इन एडिशन टू प्रोटॉन न्यूट्रल मैटर इज मल्टीप्लाई बाई बेसिक यूनिट। ये जो हाइपोथेसिस है ना, उसको सॉल्व किए कौन? जेम्स चैडविक साहब। उन्होंने क्या बोला? who observed that emission of neutral radiation when beryllium nuclei were bombarded with alpha particle। जब अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड किया गया तो वहाँ पे एक न्यूट्रल रेडिएशन निकला जो कि न पॉजिटिव था न नेगेटिव था, ठीक है। उसका क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है क्या आप जानते हैं? He2+, ठीक है। अरे हीलियम रहता है ना, He2 4 ऐसा रहता है हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। टू बी डिस्कशन लेटर, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट दिस न्यूट्रल रेडिएशन कुड नॉक आउट प्रोटॉन फ्रॉम लाइट न्यूक्लियाई सच एज दोज ऑफ हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। ये क्या करता है? जो हमारा जो ये न्यूट्रल रेडिएशन है क्या करता है? प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है, किससे? न्यूक्लियस से। द ओनली न्यूट्रल रेडिएशन नोन एट दैट टाइम वाज अ फोटोन। उस समय जो न्यूट्रल रेडिएशन जाना जाता था, क्या जाना था? फोटोन जाना था। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा, यानी कि आइंस्टाइन द्वारा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड एनर्जी एंड मोमेंटम सो दैट इफ द न्यूट्रल रेडिएशन कंजिस्टेड ऑफ फोटोन द एनर्जी ऑफ फोटोन कुड हैव टू बी मच हायर देन द अवेलेबल फ्रॉम ऑफ द बॉम्बार्डमेंट ऑफ बेरिलियम न्यूक्लियस विथ अल्फा पार्टिकल। देखिए, अगर मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम से देखा जाए तो जो न्यूट्रल रेडिएशन निकल रहा है उसका जो एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किससे? अल्फा पार्टिकल के रेडिएशन से, तभी ना वो प्रोटॉन को बाहर निकाल पाएगा। लेकिन दिस क्लू ऑफ दिस पजल, तो इसका जो पजल का सुलझाया किसने? चैडविक साहब ने। एंड सेटिस्फैक्टली सॉल्व वाज टू अज्यूम दैट द न्यूट्रल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन। उन्होंने क्या बोला कि जो न्यूट्रल रेडिएशन है ना वो एक अलग तरह का पार्टिकल अपने पास रखता है, वो फोटोन नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड momentum he was able to determine the mass of a new particle as very near the same as a mass of proton। और बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लीनियर एनर्जी से उन्होंने पता लगा पाया कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो करीब करीब सेम होता है प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। द मास ऑफ न्यूट्रॉन वाज इज नोन टू हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, इट इज mn, दैट इज 1.67 × 10⁻27 kg। चैडविक वाज अवार्डेड इन 1935 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसीलिए उनको डिस्कवरी न्यूट्रॉन करने के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। अगला बात क्या है कि अब फ्री न्यूट्रॉन अनलाइक अ फ्री प्रोटॉन इज अनस्टेबल। जो जैसे प्रोटॉन हमारा जो एक चार्ज कैरी करता है वो स्टेबल होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है ना, फ्री में अगर रहता है, फ्री अगर न्यूट्रॉन रहता है तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इट इज डिके इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रोनो। तो जब भी न्यूट्रॉन जो होगा अकेले पाएगा वो क्या करेगा? अपने आप को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रोनो पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, उसमें टूट जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड हैज अ मीन लाइफ अबाउट 1000 सेकंड। 1000 सेकंड के अंदर में ये टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बन जाता है, ठीक है। इट इज हाउएवर स्टेबल इनसाइड द न्यूक्लियस। लेकिन इन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ये स्टेबल होता है। तो द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग टर्म। जैसे देखिए, जो न्यूक्लियस होता है ना उसके अंदर होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग लिखते हैं जेड से, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक होता है हमारा एन, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और जो मास नंबर होता है ना, मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि Z+N, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी जो रिप्रेजेंटेशन होता है आप समझ सकते हैं, जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा कैसा होगा, यानी कि जो भी न्यूक्लियस होगा आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक्स, ए और जेड, ठीक है। जहाँ पे जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और ए क्या होता है? मास नंबर। समझ गए? ऐसा क्या होता है? ऐसा आपको डिनोट किया जाता है। जहाँ पे जेड क्या होता है? जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर, और ए क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। और एक्स क्या है? एक्स इज अ एलिमेंट। कोई क्या है? एलिमेंट है, सिंबल ऑफ एलिमेंट दिया हुआ, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। वन कैन ऑल्सो यूज द टर्म न्यूक्लियन फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। आगे चल के पढ़िएगा आप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब कि उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हो सकता है, ठीक है। दस, द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन एन एटम इज द मास नंबर। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियन को बोल सकते हैं हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? मास नंबर। वही बात बता रहे हैं हम लोग कि इसलिए द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन एन एटम इज द मास नंबर ऑफ एटम, ठीक है। सॉरी, आगे चलते हैं। देखिए न्यूक्लियर स्पेसीज और न्यूक्लियाइड्स आर सोन बाय नोटेशन एक्स जेड, ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या होता है? केमिकल सिंबल ऑफ स्पेसीज। फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज डिनोटेड बाय 197/79 यू, ठीक है, जहाँ पे क्या है? 197 क्या है? न्यूक्लियंस है, ऑफ विच 79 है प्रोटोन, और 79 अगर प्रोटोन है तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका 197, यानी कि एटॉमिक मास माइनस जेड, क्या हो जाएगा? 79, विच इज इक्वल टू एन, एंड दैट इज इक्वल टू 118। समझ गए? कितना है? 118 ही होगा ना, सॉरी, कितना हो जाएगा? हाँ ठीक है, ठीक है, 118 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे चले, चलिए। द कंपोजिशन ऑफ आइसोटोप एंड एलिमेंट कैन नाउ बी रेडिली एक्सप्लेन। देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे the nuclei of isotope of given element contain the same number of proton but different from each other in their number of neutron। जो हमारा आइसोटोप होता है ना, वो क्या होता है? उसके पास क्या होता है? कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटोन। उनके पास क्या होता है? प्रोटोन का नंबर सेम होता है, बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उनके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? उनका मास डिफर कर जाएगा। तो आप कोई पूछेगा आपसे कि आइसोटोप क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा आइसोटोप आर दो टाइप ऑफ एलिमेंट जिनके पास क्या होता है? जिनका तो एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, विच इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इट इज अनदर आइसोटोप ट्रिटियम जिसका 1 एटॉमिक नंबर है और 3 नंबर क्या है? इसका मास नंबर है, कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। द एलिमेंट ऑफ गोल्ड हैज 32 आइसोटोप। गोल्ड के पास 32 आइसोटोप होता है, जो कि 173 मास नंबर से लेकर के 204 मास नंबर तक होता है, ठीक है। अगला क्या है कि एटम ऑफ आइसोटोप हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड दे हैव आइडेंटिकल केमिकल बिहेवियर। देखिए इसका मतलब क्या है कि एटम जो होता है आइसोटोप का, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वो अलग है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अलग है तो उनका क्या होगा? केमिकल बिहेवियर भी अलग होगा, और प्लेस इन द सेम लोकेशन इन द पीरियड टेबल, और उनको सेम प्लेस पर रखा जाएगा। तो वही लिखा हुआ है आगे देखिए कि ऑल न्यूक्लियोइड विथ सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल द न्यूक्लियाइड H13 एंड H23 आर आइसोबार्स। कहने मतलब क्या देखा है? जिनका मास नंबर सेम हो। ये देखिए पहले यहाँ समझिए आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप्स होता है वो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और क्या हो? डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और क्या हो जाए? मास नंबर क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम यानी जेड सेम और ए में डिफरेंट आ जाए, ठीक है। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार्स क्या होता है? जिनका मास नंबर तो सेम है, ठीक है। इसे देखिए ये क्या है? ये बी हो जाए और ये जेड ही जेड रहे, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ए रहता है तो ये जेड रहता है, लेकिन ये ए रहता है फिर भी ये वाई हो जाता है, समझ गए। यानी इनका क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटोन डिफरेंट रहता है। वही लिखा हुआ है कि ऑल न्यूक्लियाइड विद द सेम मास नंबर ए आर कॉल्ड आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियाइड H13, देखिए H13 और H23 दोनों में क्या है? दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन नंबर ऑफ, जो इसका नंबर ऑफ प्रोटोन क्या है? अलग है, इसलिए क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार्स, ठीक है। तो न्यूक्लियाइड्स विथ सेम न्यूट्रॉन नंबर n बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर z। फॉर एग्जांपल देखिए इनका क्या है? देखिएगा गौर से देखिएगा, क्या देखिएगा? Hg लिख रहे हैं हम लोग, Hg लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं 198 और यहाँ लिख रहे हैं 80, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख रहे हैं हम Hg लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 197 और यहाँ लिख रहे हैं हम 79, ठीक है। इसमें गौर करिएगा तो एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 118 का डिफरेंस है और यहाँ पे 118 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन बोलते हैं। मास नंबर माइनस नंबर प्रोटॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, यानी जिनका न्यूट्रॉन सेम रहता है उनको बोलते हैं हम लोग आइसोटोन, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन क्या होता है। देखिए तो सीधे बात करते हैं टोप्स के बारे में। आइसोटोप्स के बारे में क्या होता है? देखिए जिनका इनका क्या होता है? मास नंबर जो होता है, मास नंबर क्या होता है? सेम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, यानी डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अच्छा एक आता है आइसोबार्स। बार्स में क्या होता है? ये सेम रहता है, ये क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है। एक आता है टोन्स। टोन्स में क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, ठीक है। न्यूट्रॉन उसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका खत्म हुआ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमने बात करा कि कैसे न्यूक्लियस रह सकता है, उसका मास नंबर क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, इस सब बारे में बात किया। फिर हमने उसके बाद पढ़ा हमने
सेकेंड टॉपिक से हम लोग एटॉमिक मास और न्यूक्लियस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार्स, उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूक्लियोइड्स क्या होता है वो सब पढ़ा हमने। अब बात करते हैं हम लोग साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस में क्या पढ़ना है हमें, देखिए कि रदरफोर्ड वाज द पायोनियर हु पोस्टुलेटेड एंड एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। रदरफोर्ड पहला न्यू डाले थे कि हाँ एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एट रदरफोर्ड सजेशन जाइजर एंड मार्सन perform their classical experiment on scattering of alpha particle from gold foil. Their experiment revealed that the distance of closest approach to the gold nucleus of an alpha particle of kinetic energy 5.5 mega electron is 40 10⁻⁻14 मीटर। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल का किनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन रखा था तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो था वो आया था कितना, 4.0 10⁻⁻14 मीटर, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं फिर से बता दूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये हमारा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, अगर ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्या है कि जहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और जहाँ से ये टर्न हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और एक होता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता था, बताया था मैंने कि इसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है तो इसे कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई चीज़ आ रहा है, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर। आपको नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा एटॉमिक फिजिक्स का, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड शीट कुड बी अंडरस्टूड बाय रदरफोर्ड बाय अज्यूमिंग दैट कि कूलम रिपल्सिव फोर्स वाज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग। कहने मतलब क्या है कि रदरफोर्ड साहब जो गोल्ड शीट का एक्सपेरिमेंट करवाए थे उसमें जो उन्होंने माना था, उन्होंने प्योरली माना था कि इसका जो रिस्पॉन्सिबल है कौन है, कूलम्बिक फोर्स है। देखिए कूलम्बिक फोर्स सोलली मतलब कि खुद अकेला एक रिस्पॉन्सिबल है क्या, स्कैटरिंग करवाने में, सिंस द पॉजिटिव चार्ज इन कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस। इसलिए उन्होंने बोला कि चूंकि अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। अब कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, चूंकि वो दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक रिपल्सन फील होगा, एंड दैट रिपल्सन इज ड्यू टू अ कूलम्बिक फोर्स। बट माय डियर, उसमें क्या है देखिए, इफ़ वी यूज अल्फा पार्टिकल ऑफ हाई एनर्जी, अगर हम लोग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर एनर्जी का अल्फा पार्टिकल लेते हैं, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द गोल्ड न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर एंड एट सम पॉइंट द स्कैटरिंग विल बिगिन टू बी अफेक्टेड बाय द शॉर्टर न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग हायर एनर्जी का अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो घट जा रहा है। कहने मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियस यहाँ है तो पहले अगर यहाँ से भाग रहा था तो अब यहाँ से जा रहा है, ठीक है। यानी कहने मतलब क्या है कि रदरफोर्ड कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन प्योर कूलम्बिक रिपल्सन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस। यानी कि रदरफोर्ड साहब इसमें न्यूक्लियर फोर्स का कोई चर्चा नहीं किए, वो अपना बात सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में किए, कूलम्बिक फोर्स के बारे में, ठीक है। By performing scattering experiment in which a fast electron instead of an alpha particle or projectile that bombarded target made up of various element, the size of nucleus of various element can be accurately measured। जब हम लोग क्या करते हैं, एक फास्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं किसी पार्टिकल की तरफ, ठीक है, इस अल्फा पार्टिकल की जगह पे, यानी कि अल्फा पार्टिकल की जगह पे अगर हम लोग फास्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग को छोड़ते हैं, बम्बार्ड कराते हैं किसी एलिमेंट पर, तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ना हर एक एलिमेंट का, वो एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। और इट हैज़ बीन फाउंड दैट अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए हैज़ अ रेडियस। और मान लीजिए किसी न्यूक्लियस का मास नंबर ए है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है रेडियस होता है आर नॉट ए का पावर 1/3, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस क्या होता है, आर नॉट ए का पावर 1/3, जहाँ पे आर क्या होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, आर नॉट क्या होता है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और जो ए पावर 1/3 है जहाँ पे ए क्या होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक है। देखिए उस आर नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दिस मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विच इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब देखिए जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए पर डिपेंड करेगा। चूंकि रेडियस क्या है 1/3 पर डिपेंड कर रहा है तो वॉल्यूम सिर्फ ए पर डिपेंड करेगा, बिकॉज रेडियस क्या होता है आर के पावर 1/3 है, और वॉल्यूम क्या होता है आर का क्यूब होता है, यानी आर के पावर 1/3 इंटू 3, यानी सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा वॉल्यूम, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक बात और याद कर लीजिए कि डिफरेंट न्यूक्लियाई आर अलाइक ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 × 10⁻⁻17। देखिए जो हमारा डेंसिटी होता है ना वो होता है 2.3 × 10⁻17 kg/m3। ये भी याद कर लीजिए और यहाँ पे आर का वैल्यू भी याद कर लीजिए। इन तीनों को कंबाइन करके आप तीनों का इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है।
द डेंसिटी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैटर, जो डेंसिटी होता है ना वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए कि गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियाई ऑफ इतना यू एंड इतना एटॉमिक नंबर, फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? 9.72 × 10⁻26 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना होता है? 1.2 × 10⁻−15 का पावर 3 और इंटू 1/56 यानी कि मास नंबर, ठीक है। समझ गए? ऐसे करके निकाल लेंगे तो क्या पता चलेगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझ गए? आप नहीं बनेगा तो आप ट्राई करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे ही हम लोग मॉडर्न फिजिक्स खत्म करेंगे, जैसे मान लीजिए जितने घंटे में खत्म हो जाए, 10 घंटे से पहले हो जाएगा हमको पता है। उसके बाद 10 घंटे में जितना भी चैप्टर बचेगा, 10 घंटे में जितना समय बचेगा, उस समय हम लोग क्या करेंगे, 1000 MCQ प्रैक्टिस करेंगे, 1000 MCQ फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए बातें हो गई बहुत, अब चलते हैं आगे। तो आपका 13.1 समझा दिए, 13.2 समझा दिए, 13.3 समझा दिए, यानी कि आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन, आपको मैंने बताया उसका न्यूक्लियस का जो उसमें होता है क्या क्या वो, और थर्ड मैंने बताया साइज ऑफ न्यूक्लियन, और फोर्थ टॉपिक जो है वो है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मास एनर्जी क्या होता है और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो समझिए। तो आइंस्टाइन शोड फ्रॉम हिज थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, Einstein showed from his theory of special relativity that it is necessary to treat mass as another form of energy। आइंस्टाइन साहब का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, उनका कहना क्या था कि मास को भी आप एनर्जी में कंसिडर करिए, ठीक है। आप एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो आइंस्टाइन साहब ने क्या बोला, आइंस्टीन साहब ने कहा कि थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी जो है उसके हिसाब से कि आप मास को भी ट्रीट करिए एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। बिफोर द एडवेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इट वाज परफ्यूम दैट मास एंड एनर्जी वेयर कंजर्व सेपरेटली इन रिएक्शन। किसी रिएक्शन जो होता है उसमें मास अलग सेपरेट रहता है और भले अलग क्या होता है, अलग कंजर्व रहता है और एनर्जी अलग कंजर्व रहता है, ठीक है। आइंस्टाइन शो डैट मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन साहब ने शो किया कि जो मास होता है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, और आप मास की एनर्जी को आप किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा फेमस इक्वेशन आया, इक्वेशन क्या था, E = mc², यानी कि आइंस्टाइन का इक्वेशन है, E = क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, मास इंटू यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, वेयर हेयर क्या है, एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास m इज रिलेटेड बाय द अबव इक्वेशन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। समझ गए? समझ गए सर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया क्या, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सबस्टांस। तो 1 ग्राम है तो क्या हो जाएगा, E = 10⁻³ यानी कि केजी में मास ले जाएंगे, और उसका क्या होता है C यानी कि 3 × 10⁸ का स्क्वायर, एंड फाइनली विल गेट कि 10 इफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज कन्वर्टेड इन एनर्जी देयर इज रिलीज ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए 9 × 10⁻13 जूल, 9 × 10⁻13 जूल, इतना एनर्जी रिलीज हुआ सिर्फ 1 ग्राम सबस्टांस से। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। देखिए तो कितना बड़ा एक रोल था, कितना बड़ा इक्वेशन और कितना बड़ा बात उन्होंने दिया था, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था भाई। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन हैज़ बीन अचीव्ड इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन अमॉन्ग्स्ट न्यूक्लियन। जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन अमॉन्ग न्यूक्लियन से किए थे, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन पे किए थे, तो हमें ये पता चला कि जो मास एनर्जी का रिलेशन जो है वो एक्चुअली सही है, ठीक है। इन अ रिएक्शन द कंजर्वेशन ऑफ लॉ एनर्जी स्टेट दैट द इनिशियल एनर्जी एंड द फाइनल एनर्जी आर इक्वल प्रोवाइडेड द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मास इज ऑल्सो इंक्लूडेड। दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियर मासेज एंड द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद ईच अदर। इसे समझ में क्या आएगा, इसे हम समझ सकते हैं कि आखिर न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वो कैसे आपस में बाइंड है और कैसे एनर्जी का चेंज होता है वहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट उसका है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का होता है वो समझते हैं। देखिए न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन और न्यूक्लियन से क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, बंधा हुआ होता है तो क्या होता है, देयर फॉर इट मे बी एक्सपेक्टेड दैट मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द इंडिविजुअल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए माना जाता है कि जो न्यूक्लियस का जो मास होता है ना, वो मान लीजिए कि न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा क्या वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा कि नहीं। However, the nucleus of mass m is found to be always less than this। लेकिन ऐसा पाया गया कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है ना वो हमेशा दोनों के मास से कम आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर O16 यानी कि फॉर एग्जाम्पल विच हैज 8 न्यूट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन। ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन 8 प्रोटॉन है, यानी उसका जो मास होना चाहिए कितना होना चाहिए, 8 न्यूट्रॉन है तो 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन
प्रोटॉन 8 है तो 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जब हम लोग किए तो हमें क्या मिलना चाहिए था, मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर मिलना चाहिए था ना। बट देयर फॉर द एक्सपेक्टेड मास ऑफ 416 ऑफ न्यूक्लियस इज 16.21274 यूनिट, ठीक है, ऐसा एज्यूम किया गया था। लेकिन द एटॉमिक मास ऑफ O816 फाउंड फ्रॉम मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट एंड सीन टू बी 15.999493, ऐसा कितना कम आया। सब्ट्रैक्ट किए जब मास को 8 इलेक्ट्रॉन से, thus we get the experiment mass of O816 nucleus to be 15.99053 unit. Thus we find that the mass of the oxygen 816 nucleus is less than the total mass of the constituent by 0.13691 unit, यानी कि हमारा जो मास था ना वो 0.1369 यूनिट जो था कम आ रहा था, ठीक है। दिस डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इस कंस्टिट्यूएंट डेल्टा एम इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तो ये डिफेक्ट जो आया ना, यानी कि देखिए कहने मतलब क्या है कि ये अगर न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो दोनों का जो मास होना चाहिए था, मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन जो होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, इक्वल टू होना चाहिए था डेल्टा एम के, यानी चेंज इन मास के। लेकिन पाया क्या गया कि ये किसी और मास से डिफर कर रहा है, इसको क्या बोला गया, मास डिफेक्ट। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए कि डेल्टा एम यानी कि चेंज जो मास हुआ वो कैसे हुआ, जेड एम पी यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक और मास जो कि क्या होता है, देखिए समझिए यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट। अब बात करते हैं कि मास डिफेक्ट होता क्या है। देखिए इट इज़ हेयर डैट आइंस्टाइन इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी प्ले अ रोल। यहाँ पे जो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है मास एनर्जी का, वो एक गजब का रोल निभाता है। वो देखिए क्या कि सिंस द मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस इज लेस देन दैट ऑफ सम ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। इफ वन वांट टू ब्रेक द ऑक्सीजन न्यूक्लियस इनटू 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, दिस एक्स्ट्रा एनर्जी डेल्टा एमसी स्क्वायर हैज टू सप्लाई। कहने मतलब क्या है, जो एनर्जी जो आपको मास जो घट गया है, तो अगर आपको ऑक्सीजन के न्यूक्लियस को तोड़ना है 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन में, ठीक है, जब भी आप ऑक्सीजन को तोड़ेंगे 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन में, तो आपको यही एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। नहीं समझे बात। कहने मतलब क्या है कि अगर आपको डेल्टा एम का डिफरेंस आया है, ठीक है, आया है, अगर आप चाहेंगे कि O816 को तोड़ दिया जाए 2 पार्ट में, तो तोड़ने में जो आपको एनर्जी लगेगा ना, एनर्जी कितना लगेगा, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर लगेगा। समझ गए नहीं समझे, कोई दिक्कत। एंड दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड ई बी एंड रिलेटेड टू मास डिफेक्ट बाय डेल्टा एम सी स्क्वायर। समझ गए। अब क्वेश्चन कर लीजिएगा। देखिए क्या है कि फॉर सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अबाउट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस, अगर कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में जोड़ते हैं हम लोग तो एक न्यूक्लियस बनाने के लिए, तो सर्टेन चार्ज एंड मास ऑल एनर्जी ई बी विल रिलीज। लेकिन क्या होता है, जो मान लीजिए किसी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर के आप चाहते हैं कि एक अलग न्यूक्लियस बना दिया जाए किसी चार्ज और मास का, तो उसके अंदर से क्या होगा, ई बी यानी कि डेल्टा एम सी स्क्वायर का एनर्जी बाहर निकलेगा, चाहे वो जुड़े तब या टूटे तब। या तो न्यूक्लियस जो है टूट जाए तब 2 पार्ट में, तब भी एनर्जी निकलेगा। एनर्जी कितना होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर। या फिर 2 छोटा जुड़ के एक बड़ा बना ले, तब भी एनर्जी का चेंज होगा, वो कितना होगा, डेल्टा एम सी स्क्वायर होगा। और जहाँ पे डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट होता है। ठीक है, समझ गए। तो इन दिस प्रोसेस द एनर्जी ई बी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो जहाँ पे ई बी जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए समझिए क्या होता है। देखिए इफ़ वी सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू अ न्यूक्लियन, अगर हम लोग न्यूक्लियस को तोड़ करके न्यूक्लियंस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अलग अलग करेंगे, तो वी वुड हैव टू सप्लाई अ टोटल एनर्जी इक्वल टू ई बी। तो हमें जो यही बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाके हमारा न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग अलग छटेगा। ठीक है, ऑल दो वी कैन नॉट टीयर अपार्ट न्यूक्लियस इन दिस वे, लेकिन फिर भी हम लोग न्यूक्लियस को ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज स्टिल इज कन्वीनियंट मेजर टू हाउ वेल a nucleus held together। तो देखिए a more useful measure of the binding between the constituents of the nucleus is binding energy per nucleon। इससे भी अच्छा जो यूजफुल मेजर है जानने का कि बाइंडिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एंड द न्यूक्लियस और उसके कंस्टिट्यूएंट में क्या बाइंडिंग है, कैसा बाइंडिंग है, जानने का जो अच्छा तरीका है वो क्या है। ये बाइंडिंग एनर्जी अच्छा तरीका नहीं है, एक अच्छा तरीका क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि कैसे वो जो है हमारा जो रेशियो है, यानी कि जो EBN है विच इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए इन दैट न्यूक्लियस। समझिए अगर किसी न्यूक्लियस में ए न्यूक्लियन है, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इतना है, अगर इसको डिवाइड करें हम ई बी से, यानी कि अब डेल्टा ई बी जो आया था यानी कि डेल्टा एम सी स्क्वायर से, तो हमें मिलता है EBN यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि एक न्यूक्लियस से कितना बाइंडेड है। तो वी कैन थिंक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू अ इंडिविजुअल न्यूक्लियन। तो आखिर एक न्यूक्लियस को इंडिविजुअल न्यूक्लियन में तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ये कौन बताता है हमें, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन नीडेड टू सेपरेट इनटू अ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है,
देखिए फिगर 13.1 इज अ प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN वर्सेस द मास नंबर ए फॉर द लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बहुत सारे न्यूक्लियाई का मास नंबर लेकर के एक EBN का एक डायग्राम बनाएगा आपको दिखाने के लिए। वो क्या है देखिए, इससे हमें क्या समझ में आता है, डायग्राम समझिएगा। पहला बात कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB इन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। जो बाइंडिंग एनर्जी था ना वो कांस्टेंट आया, दैट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल बिटवीन 30 से 30 से लेकर के 70 के बीच तक जो हमारा जो EBN का जो रेशियो था वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आया। ठीक है, द कर्व हैज अ मैक्सिमम अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट ए इज इक्वल टू 56। यानी जो फेरस एंड आयरन पे जो मैक्सिमम जो इसका मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो कितना है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या है कि कर्व है मैक्सिमम 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन एट एज इक्वल 56 एंड द वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट 2 यानी एटम 238। यानी यहाँ पे कितना एनर्जी है 8.75 और यहाँ पे कितना एनर्जी है, यहाँ पे आपका 7.6 है। ठीक है, आगे चलते हैं। EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइटर न्यूक्लियाई एंड द हेवियर न्यूक्लियाई। जो EBN का जो वैल्यू है ना वो दोनों के लिए, इसके लिए भी कम था और इधर के लिए भी कम था, समझे। यानी कि 56 से नीचे के लिए भी कम था और 56 से ज़्यादा के लिए कम था। कहने का मतलब क्या कि 238 से पहले के लिए भी कम था और 238 से यानी कि 30 से बाद के लिए भी कम ज़्यादा था। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। तो वी कैन ड्रॉ सम कंक्लूजन। इससे हमें कुछ कुछ समझ में आता है। क्या समझ में आता है वो देखिए कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। यानी जो फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग होगा टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, ताकि एक बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट कर सके कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन का। ठीक है, अगला बात, द कॉन्स्टिटेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रेंज 30A से लेकर के 170 तक इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है। इफ एनी अदर न्यूक्लियन इज एट अ डिस्टेंस मोर देन द रेंज ऑफ दिस न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम द पार्टिकल न्यूक्लियन इट विल हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन अंडर कंसिडरेशन। कहने मतलब क्या है कि कोई अगर अदर कोई न्यूक्लियन है जो कि कुछ डिस्टेंस दूर पे रखा हुआ है, इसका कोई इसमें इन्फ्लुएंस इसके न्यूक्लियस पे नहीं होगा, इसके बाइंडिंग एनर्जी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इफ अ न्यूक्लियन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ P नेबर, अगर किसी न्यूक्लियन के पास अगर मैक्सिमम P नेबर सब है विद इन द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, अगर न्यूक्लियर फोर्स के रेंज के अंदर, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। मान लीजिए कि हमारे न्यूक्लियस है, इसके आसपास कुछ और न्यूक्लियंस है, तो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। अगर मान लीजिए यहाँ P नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना तो जो बाइंडिंग एनर्जी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के। तो इफ भी इंक्रीज, इसे समझ गए, ये सब थोड़ा मोड़ा बात लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी दैट इज गिवन न्यूक्लियन इन्फ्लुएंसेज ओनली न्यूक्लियस क्लोज टू इट्स एंड ऑल्सो रिफर्ड एज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियस। कहने मतलब क्या है देखिए, यहाँ पे क्या समझ में आता है हमें, द प्रॉपर्टी डेट अ गिवन न्यूक्लियन, ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कि एक न्यूक्लियन इन्फ्लुएंस करता है ओनली न्यूक्लियंस क्लोज टू इट्स एंड ऑल्सो रिफर्ड एज, इसे मान लीजिए कोई न्यूक्लियन है, यहाँ पे कोई न्यूक्लियन है और इसको ये इन्फ्लुएंस करता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और हेवी न्यूक्लियस से एज इक्वल टू 240, मान लीजिए कि किसी का जो न्यूक्लियस का साइज है, मास है वो 240 है, हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंपेयर टू डेट ऑफ अ न्यूक्लियस विथ एज को 120। जो 240 पे होगा ना, जिसका मास ज़्यादा है तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी होगा ना, उसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा एज न्यूक्लियन कंपेयर टू दैट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ए इक्वल 120। जिसका मास नंबर कम होगा उसका बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, 10 इफ न्यूक्लियस एज को 240 पर जो न्यूक्लियस है ना क्या करेगा, अपने आप को तोड़ लेगा दो 120 के न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस गेट मोर टाइटली बाउंडेड, उसका क्या होगा, न्यूक्लियन जो होगा ज़्यादा टाइट बाउंड हो जाएगा। नहीं समझे, मान लीजिए इतना बड़ा है तो इसके अंदर कुछ, जैसे मान लीजिए बड़ा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, इसका जो और खींचने का क्षमता वो कम है, यानी कि जो आपस में बॉन्डिंग वो कमज़ोर है। लेकिन इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट लिया जाए, इसका बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। तो क्या करता है, मान लीजिए हेवी जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि 240 मास नंबर का जो है, वो अपने आप को क्या करता है, छोटे छोटे न्यूक्लियन में तोड़ लेता है, ताकि इनका जो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन गेट मोर टाइटली बाउंड, जो न्यूक्लियन है वो टाइटली बाउंड हो जाए। दिस इम्प्लाइज दैट एनर्जी वुड बी रिलीज, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इन दिस प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि फ्यूजन हो पाए, जिससे क्या हो जाए, एनर्जी प्रोडक्शन हो जाए फ्यूजन के द्वारा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि एनर्जी जो, मान लीजिए कि कोई हेवी न्यूक्लियस दो में टूटा है तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा कुछ MeV का, यानी कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन होल का। एनर्जी काफ़ी ज़रूरत होता है हमें, एनर्जी काफ़ी ज़रूरी है हमें, यानी इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन। यानी कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम को दो बार में टूटने को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, अगला बात करते हैं। ये तो बात की हमने कुछ बड़ा आइटम का, अब बात करें छोटा आइटम का। देखिए क्या है, कंसिडर टू वेरी लाइट न्यूक्लियर, बहुत छोटा न्यूक्लियर से बात करते हैं। जैसे कि ए लेस देन 10 है, जैसे मान लीजिए 10 मान लीजिए, ठीक है। ज्वाइनिंग टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियर, तो क्या करता है ये लोग, चाहता है ना कि थोड़ा बड़ा बने, ठीक है। दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज हेवियर न्यूक्लियाई इज मोर देन अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द लाइटर न्यूक्लियर। क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होता है ना न्यूक्लियन ऑफ द फ्यूज हेवियर न्यूक्लियाई इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द, जैसे मान लीजिए कि छोटा है, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी ना कम होता है, लेकिन यही अगर छोटे छोटे फ्यूज करके एक बड़ा बना ले, थोड़ा सा बड़ा, इसका जो क्या हो जाएगा, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना बड़ा भी नहीं, समझने का कोशिश करिए। यहाँ पे क्या है, सब चाहता है, यहाँ के जितना भी एलिमेंट है सब चाहता है कि एफ के बराबर आ जाए, और यहाँ के सब एलिमेंट जो सब न्यूक्लियस चाहता है कि इसके बराबर आ जाए। कहने मतलब क्या, ये जो हेवी न्यूक्लियस है चाहता है कि टूट टूट कर इसके बराबर आ जाए, और छोटे छोटे न्यूक्लियस चाहता है जुड़ जुड़ कर इसके बराबर आ जाए, ताकि काफ़ी ज़्यादा हमारा बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी मजबूत रहे, ठीक है। हम जल्दी आपस में हमारा साथ ना छूटे, ठीक है। वही क्या है, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए दिस मीन्स दैट फाइनल सिस्टम इज मोर टाइटली बाउंड एंड द इनिशियल सिस्टम। ताकि मान लीजिए जुड़ के थोड़ा बड़ा बना लेगा, यानी करीब करीब 56 के आसपास ले जाएगा, तो काफ़ी हेवी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा। एंड अगेन एनर्जी वुड बी रिलीज, इसमें भी एनर्जी रिलीज होगा। एंड सच अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होता है, फ्यूज करता है, यानी दो चीज़ जुड़ता है, फ्यूज करता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन, और कोई टूटता है उसको बोलते हैं फिजन, ठीक है। दिस इज एनर्जी सोर्स ऑफ सन। तो यही जो फ्यूजन एनर्जी है ना, यही सन पे हो रहा है। सन पे क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है उसका जो एटम है क्या करता है, आपस में फ्यूज होकर हीलियम का एटम बनाता है। इससे क्या होता है, एनर्जी काफ़ी अमाउंट में निकलता है। सोचिए ना कि लाखों करोड़ों करोड़ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है सन पे, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस फ्यूजन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 13.4 के बारे में। 13.4 के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें क्या पढ़ना है आपको, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ पे आपको हम लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। हम लोग क्या बताएंगे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वो समझिए क्या होता है, देखिए कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज मच लार्जर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर ठीक से समझाएं तो क्या होता है, देखिए द फोर्स दैट डिटरमाइन द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन द फैमिलियर कूलम्ब फोर्स, वी हैव सीन दैट फॉर एवरेज मासेज न्यूक्लियाई द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन। जानते हैं जो बाइंडिंग एनर्जी होता है पर न्यूक्लियन का अप्रॉक्स होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, विच इज मच लार्जर दैन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम। एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है वो अच्छा है, ठीक है। Therefore, to bind the nucleus together, there must be a strong attractive force of a totally different kind. इसलिए न्यूक्लियस को बांध के रखने के लिए ना एक अलग तरह का फोर्स जरूरी है, कोलम्बिक फोर्स से काम नहीं चलेगा। It must be strong enough to overcome the repulsion between the proton and the two and to bind the both proton and nuclear in the tiny nuclear volume। कहने मतलब क्या है, किसी एक न्यूक्लियस में दो दो 10-10 प्रोटॉन को आपस में बांध के रखना, इतना रिपल्सन के बावजूद भी, यानी जो न्यूक्लियर जो फोर्स होगा ना वो ज़्यादा होना चाहिए किसे, कोलम्बिक फोर्स से। कहने मतलब क्या है कि जो consistency of binding energy per nucleon can be understood in terms of short range and in many feature of the nuclear binding force of summarized below and these are obtained from the variety of experiment। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये समझ में आया क्या, पहला बात कि न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कोलम्बिक फोर्स। मान लीजिए कि छोटे वॉल्यूम में बहुत सारे प्रोटॉन का आपस में रखना है, तो इसके अंदर रिपल्सन भी होगा, तो इतना रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए ना। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो काफ़ी तगड़ा एनर्जी चाहिए, उसको एनर्जी तगड़ा फोर्स चाहिए। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसके, कोलम्बिक फोर्स के अकॉर्डिंग। कोलम्बिक फोर्स से काफ़ी ज़्यादा होता है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। एक्टिंग बिटवीन द चार्जेज एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, यानी कि जो चार्ज होता है कोलम्बिक फोर्स जो चार्ज के बीच में लगता है या ग्रेविटेशन फोर्स जो मास के बीच में लगता है, उन सभी से ज़्यादा होता है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। और आप जानते हैं कि कोलम्बिक फोर्स तो जो है किसी ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज़्यादा तगड़ा है, ठीक है। वही लिखा हुआ, आगे चलते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन फॉल रैपिडली टू जीरो। अगर मान लीजिए न्यूक्लियर फोर्स जो है ना किसी दो न्यूक्लियन का तुरंत जीरो हो जाता है एज द डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेमटोमीटर। अगर उनका डिस्टेंस ना कुछ फेमटोमीटर यानी एफएम से 0.8 एफएम से भी आगे बढ़ा दीजिएगा ना, थोड़ा सा अगर फेमटोमीटर से भी आगे बढ़ा दीजिएगा, उनका जो न्यूक्लियर फोर्स है ना घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, साफ जीरो हो जाएगा। इससे मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी 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 शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। दिस लीड टू द सैचुरेशन ऑफ फोर्सेज इन अ मीडियम ऑफ अ लार्ज साइज न्यूक्लियस विच इज रीजन फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब यही कारण होता है कि इसको टूटना चाहिए, उसको चाहता है क्या कि टूट टूट के छोटे छोटे बना ले, ताकि इनका जो डिस्टेंस है आपस में क्या होता है काफ़ी कम रहे, ठीक है। और रफ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज शोन। दिखाया गया है कि एक फंक्शन ऑफ न्यूक्लियन का द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मिनिमम एट अ डिस्टेंस आर नॉट। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है डिस्टेंस आर नॉट पे बहुत मिनिमम होता है, एंड अबाउट कितना होता है, अबाउट 0.8 फेमटोमीटर, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर दैन 0.8 मीटर और रिपल्सिव फॉर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 0.8 मीटर। कहने मतलब क्या, देखिए ओ सॉरी मैंने फिगर लगाया ही नहीं, फिगर आपको बता दूं कैसा दिखता है, फिगर बता दूं कैसा दिखता है। देखिए
आपको ना कुछ फिगर ऐसा दिखेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो स्टेबल है, यहाँ पे जाएंगे तो क्या होता है, इससे ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा अट्रैक्शन, और इससे कम देंगे तो क्या हो जाएगा रिपल्सन शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड क्या है, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, वो क्या होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। एंड द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्ज। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना इलेक्ट्रिकल चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। अनलाइक कोलम्बिक फोर्स और न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन देयर इज नो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए लेकिन कोलम्बिक फोर्स और न्यूक्लियर ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग जैसा इसका कोई मैथमेटिकल लॉ यानी मैथमेटिकल फॉर्म न्यूक्लियर फोर्स का नहीं है। जैसे आप जानते हैं कोलम्बिक फोर्स से क्या है, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशन फोर्स से क्या है G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इसी तरह न्यूक्लियर फोर्स से कोई अपना एक कोई फॉर्मूला मैथमेटिकल नहीं दिया गया, ठीक है। नाउ 13.7 जो कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी, आई थिंक दिस इज योर लास्ट टॉपिक जिसको हम लोग पढ़ना है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, और एक दो चार क्वेश्चन और दो चार टॉपिक और होगा, यानी कि हम लोग ऑलमोस्ट आधा पे आ चुके हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो भी हमने देखा था फिगर 13.1 में, वो क्या था, हैज़ अ लॉन्ग फ्लैट मिडिल रीजन बिटवीन 30 से लेकर 170 तक, 30 नंबर मास से लेकर के 170 मास तक जो हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था क्या था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। इन दिस रीजन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नियरली कांस्टेंट, दैट इज 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई रीजन जिसका 30 से कम है, ठीक है, जो 30 से कम है, एंड फॉर द हेवरन न्यूक्लियर रीजन जो कि 170 से ज़्यादा है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन। दोनों का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है ना, वो उसका जो एनर्जी होता है वो 8.0 मेगा इलेक्ट्रॉन से कम होता है। 30 से लेकर 170 के बीच में 8 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाहर, यानी कि देखिए यहाँ पे ग्राफ से दिखाया जाए, समझाया जाए वापस से ग्राफ से, तो देखिए जो 30 होता है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ के रेंज में क्या है हमारा, सॉरी यहाँ तक ले लीजिए, हमारा क्या है कांस्टेंट है, यहाँ पे 8 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी लग रहा है। इसके नीचे भी जाएंगे तभी घट जाएगा, और इसके इधर जाएंगे तभी घट जाएगा। तो देखिए उसको एनर्जी बढ़ाने के लिए लोग क्या करता है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं पढ़ते हैं आगे, ठीक है। उपसा देखिए यहाँ पे, नाउ द ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी द लेस इज द टोटल मास ऑफ बाउंडेड सिस्टम सच एज न्यूक्लियस। Consequently, if nuclei with less total binding energy transform to nuclei with greater binding energy, there will be a net energy release। अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियाई जो है लेस बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी में जाएगा, तो जरूर उसमें क्या होता है, एक क्या होगा, नेट एनर्जी का रिलीज होगा, श्योर होगा। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस डिके इनटू 2 और मोर इंटरमीडिएट मास फ्रेगमेंट, और व्हेन लाइट न्यूक्लियर फ्यूज इनटू अ डिफरेंट हेवी न्यूक्लियर। कहने मतलब क्या है, ये एनर्जी निकलता है कब, जब एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है छोटे छोटे टुकड़ा में, जिसको बोलते हैं फ्यूजन, या तब जब एक छोटा छोटा न्यूक्लियस आपस में जुड़ता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन। तब दोनों में क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अंडरलाई कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल पेट्रोलियम। ये सब थोड़ा मोड़ा बात था आपके लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद। देखिए ऑन द अदर हैंड द न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी रिलीज ऑफ द ऑर्डर इज, अरे कुछ छूट गया क्या, नहीं ठीक है, चलिए। ऑन द अदर हैंड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन द एनर्जी रिलीज इज ऑर्डर ऑफ MeV, दस फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर न्यूक्लियर सोर्स प्रोड्यूस अ मिलियन टाइम मोर एनर्जी देन ए केमिकल सोर्स। केमिकल सोर्स होगा ना, उससे मिलियन टाइम ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, कब, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तब, ठीक है। तो अब जो आपका 13.7.1 है, फिजन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर फिजन क्या होता है, यानी कि नाउ न्यू पॉसिबिलिटीज इमर्ज व्हेन वी गो बियॉन्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी डीके। जब हम लोग रेडियोएक्टिविटी डीके और स्टडी करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, जब हम लोग बम्बार्डिंग करते हैं न्यूक्लियस पे अदर न्यूक्लियर पार्टिकल से, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल से, तो हमें एक नया पॉसिबिलिटी दिखेगा। जब हम लोग किसी न्यूक्लियस पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी डीके करते हैं, तो वी विल इमर्ज विथ अ न्यू पॉसिबिलिटीज एंड ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन इंट्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन इज अ फिजन। फिजन में क्या होता है, अगर आप समझना चाहते हैं डिफिनेशन, तो फिजन का डिफिनेशन क्या कहता है समझिएगा। तो फिजन का डिफिनेशन कहता है आपको कि जैसे देखिए कि अ हेवी न्यूक्लियस ऑफ लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ब्रोकन इनटू 2 लोअर न्यूक्लियाई फॉर हायर बाइंडिंग एनर्जी ऑन। जिसका जैसे मान लीजिए एक हेवी न्यूक्लियस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, वो क्या करता है, टूट जाता है 2 लोअर न्यूक्लियस में जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, एंड एनर्जी जो रिलीज होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फिजन। यहाँ पे क्या होता है, फिजन होता है जब एक हेवी न्यूक्लियस, जैसे कि मान लीजिए कि यूरेनियम 92-235 बम्बार्डेड विथ अ न्यूट्रॉन ब्रेक इनटू अ 2 इंटरमीडिएट मास एनर्जी फ्रेगमेंट। कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे एक हेवी न्यूक्लियाई है, कौन, यूरेनियम 235-92। जब इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं, यानी कि N10 जिसका चार्ज मास नंबर जो 1 होता है और चार्ज 0 होता है,
जब इससे क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो यूरेनियम होता है ना, वो टूट जाता है दो दो पार्ट में। एक टूटता है आपका बेरियम में, एक टूटता है क्रोमियम में। जिससे क्या होता है 56 और 36 में टूट जाता है। 92 नंबर जो मास का है, 92 नंबर जो एटॉमिक नंबर है, टूट जाता है 56 और 36 में। देखिए कितना छोटा 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 हो गया, यानी करीब करीब ये क्या हो गया, 30 से लेकर 70 के बीच में आ गया। तो क्या हो जाएगा, इसका जो एनर्जी होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो अब कितना हो जाएगा, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। द सेम रिएक्शन कैन प्रोड्यूस अदर पेयर ऑफ इंटरमीडिएट मास। कहने मतलब क्या है, यही जो सेम रिएक्शन है वो आगे करके क्या हो जाता है, एक और बनाता है, यानी कि या तो 56 39 बनाएगा या 51 41 बनाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा हमेशा, कि जो 41 + 51 होगा, हमेशा जो होगा 92 के बराबर होगा, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, और ये भी जो होगा ऊपर का जो सम होगा, यानी क्या होता है, मास यानी कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों हमेशा कंजर्व रहता है। यानी कि देखिए, इसका जो मास नंबर था वही मास नंबर सम ऑफ इसका होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर था वही तीनों का जोड़ होगा, समझे। इसको आप चेक करने का यही तरीका है, ठीक है। जैसे और क्या होता है, या तो टूट जाएगा 54 38 में, ठीक है, या 51 41 में, या 56 36 में। लेकिन जो टूट के क्या हो जाएगा, एक हेवियर यानी कि हाई न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन के तरफ बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट करके, ठीक है। द फ्रैगमेंट प्रोडक्ट्स आर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, और क्या करता है, इमिट करता है बीटा पार्टिकल इन द सक्सेशन टू अचीव स्टेबल एंड प्रोडक्ट। अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या करता है, इमिट करता है बीटा पार्टिकल। द एनर्जी रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। जो एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द फ्यूजन, इसको बोलते हैं हम लोग क्यू वैल्यू। इन दिस फ्यूजन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम इज द ऑर्डर ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन पर फ्यूजन न्यूक्लियस। दिस इज एस्टिमेटेड एज फॉलोइंग। कहने मतलब क्या है, देखिए कि लेट अस टेक अ न्यूक्लियस विथ ए 240 ब्रेकिंग इनटू 2 फ्रैगमेंट ईच ऑफ 120। जैसे मान लीजिए 240 न्यूक्लियस का है और टूट रहा है 120 में। अगर और एनर्जी ऑफ बाइंडिंग न्यूक्लियन फॉर ए अगर 240 न्यूक्लियस का 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो टूटेगा ना दोनों दोनों का कितना हो जाएगा, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन के करीब करीब हो जाएगा। एंड गेन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 0.9 MeV। तो जो दोनों में जो गेन आया, एनर्जी जो बढ़ा, वो कितना बढ़ा, 0.9 MeV बढ़ा। हेंस the total gain in binding energy is 240 × 10⁹, that is 216 mega electron volt, and thus this and the disintegration energy in fusion event first appear as the kinetic energy of the fragment and neutron. Eventually it is transferred to the surrounding matter appearing as heat. लेकिन क्या होता है, ये रिएक्शन होता है ना, तो पहले तो एक किनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये बाहर एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में निकल जाता है। कब, जब एक यूरेनियम क्या होगा, टूटेगा न्यूट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट कराने से दो पार्ट में, या तो जेनॉन से टूटे, या आपका रेडियन से टूटे, या बैरियम से टूटे। कैसे टूट जा रहा है ना, अरे यहाँ पे देखिए ना, या तो जेनॉन में टूट रहा है, नहीं तो बिस्मथ में टूट रहा है, नहीं तो बैरियम में टूट रहा है ना। जैसे भी टूटे क्या हो जाएगा, ये जब भी हम यूरेनियम एटम पे क्या करेंगे, न्यूक्लियस से बम्बार्डमेंट करवाएंगे, तो टूटेगा ना, वो टूटेगा किस फॉर्म में, एक टूटेगा फ्यूजन से, और क्या हो जाएगा, वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगा, जो एनर्जी का होता है हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इज न्यूक्लियर डिफ्यूजन। जो एनर्जी का जो सोर्स है न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन से ही करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से ही जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हमें देता है, ठीक है। दिस द enormous energy release in an atom bomb comes from uncontrolled nuclear fusion। और मान लीजिए कोई न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत बहुत फास्ट हो गया, यानी इतना हो गया कि कोई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, यानी लगातार 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 चेन रिएक्शन होते जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई न्यूट्रॉन आया, टकराया, और लगातार न्यूट्रॉन जुड़ते जा रहा है, और पूरा के पूरा तहस नहस करते जा रहा है। तो उसको बोलते हैं हम लोग, कब होता है वो, क्या होता है, जब हम लोग एटम बम को फोड़ते हैं। एटम बम फूटता है तो क्या होता है, एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, बिकॉज वो क्या होता है, एक चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो वी विल डिस्कस सम इन नेक्स्ट सेक्शन। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। चलिए पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए क्या होता है, देखिए, नोटिस वन फैक्ट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फ्यूजन रिएक्टर गिवन एग्जांपल जो दिया हुआ है, ठीक है। देयर इज रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पे देखिए, जितना भी आप देखें हैं वहाँ पे क्या है, देखिए एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिलीज होता है ना, ये क्या करते हैं, आपस में चेन बनाने लगता है। वही देखिए क्या है यहाँ पर, समझिएगा। देयर इज रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन द फ्यूजन प्रोसेस एवरेजली, और हाई न्यूट्रॉन आर रिलीज पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। हर एक न्यूक्लियर यूरेनियम का जो फ्यूजन होता है उसमें हाई न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा निकलता है। इट इज अ फ्रैक्शन सिंस इन सम फ्यूजन इवेंट 2 न्यूट्रॉन, मान लेते हैं 2 न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है। प्रोड्यूस इन सम 3, कोई में 2 कोई में 3 निकलता है, ठीक है। द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इन टर्न कैन इनिशिएट फ्यूजन प्रोसेस। अब मान लीजिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकला है ना, वो क्या कर सकता है, फ्यूजन को आगे प्रोसेस करवा सकता है। मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन से चला के मारे थे, तो टूट गया था 2 पार्ट में, और जो न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा बना ना, वो चाहेगा तो क्या करेगा, उसको और फर्दर तोड़ देगा। अब जैसे जैसे टूटता जाएगा एनर्जी ज़्यादा निकलेगा। तो यही होता है बम जब फूटता है ना, यानी कि एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन चलते रहता है, यानी कि एक दूसरे को उसको तोड़ते तोड़ते क्या होता है, एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिलीज होता है, ठीक है। दिस लीड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ चेन रिएक्शन। मान लीजिए कि कोई न्यूट्रॉन बनते जा रहा है तो क्या हो जाएगा, चेन बन जाएगा। एंड इसको कौन सबसे पहले सजेस्ट किया था, इनरिको फर्मी साहब बताए थे कि इफ द चेन रिएक्शन इज कंट्रोल सुटेबली वी कैन गेट अ स्टडी एनर्जी। अगर चेन रिएक्शन को सुटेबली इसको एनर्जी को कंट्रोल कर लिया गया तो हमें अच्छा खासा एनर्जी आउटपुट मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यही होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, उस एनर्जी जो निकलता है ना, न्यूक्लियर एक्स्ट्रा निकलता है, उसको क्या करता है, मॉडरेटर द्वारा उसको गायब कर देता है, यानी उसको खत्म करवा देता है। अगर वो बच जाएगा तो क्या करेगा, एक हेवी एक्सप्लोजन करवा देगा, ठीक है। इफ द चेन रिएक्शन इज अनकंट्रोल, अगर चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हुआ तो इट लेड टू एक्सप्लोजन एनर्जी आउटपुट इन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने का काम कर देगा। देयर इज हाउएवर अ हर्डल इन द सस्टेनिंग अ चेन रिएक्शन एज डिस्क्राइब हियर। इट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटली दैट स्लो न्यूट्रॉन, जो भी स्लो न्यूट्रॉन होता है नहीं, कि जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल न्यूट्रॉन, आर मच मोर लाइकली टू कॉज फ्यूजन। जो सबसे स्लो न्यूट्रॉन होता है वही करता है फ्यूजन। बाकी जो फास्ट न्यूट्रॉन होता है वो क्या करता है, लिबरेट कर जाता है फ्यूजन से, या एस्केप पड़ जाता है बाहर किसी और फ्यूजन को प्रोसेस करवाने में, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन फ्यूजन ऑफ 23592 यूरेनियम इज 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दिस न्यूट्रॉन अनलेस स्लो डाउन विल एस्केप फ्रॉम द रिएक्टर विदाउट इंटरेक्टिंग विद द न्यूक्लियर। अगर इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन नहीं किया गया तो यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराने के बावजूद अलावा क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अनलेस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूजनेबल मटेरियल इज यूज फॉर सस्टेनिंग द चेन रिएक्शन। कहने मतलब क्या, देखिए, व्हाट वन नीड टू डू इज टू स्लो डाउन द फास्ट न्यूट्रॉन। जो भी फास्ट न्यूट्रॉन है ना, उसको स्लो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी एक चेन रिएक्शन होगा जो कि कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। चैडविक एक्सपेरिमेंट shows that in an elastic collision with hydrogen the neutron almost come to rest and proton carries away the energy, ठीक है। दिस इज सेम सिचुएशन एज व्हेन अ मार्बल हिट हेड ऑन आइडेंटिकल मार्बल एट रेस्ट। मान लीजिए कोई, जैसे आप खेलते हैं ना कैरम बोर्ड में, समझिए कि कोई कैरम का गोटी दूसरे गोटी को डायरेक्टली अटैच खड़ाक से किया, ठीक है। उससे क्या होता है, स्लो डाउन भी होता है और रुक जाता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देयर फोर इन रिएक्टर लाइट न्यूक्लियाई कॉल्ड मॉडरेटर। ये क्या होता है, लाइट न्यूक्लियाई, छोटा छोटा न्यूक्लियाई क्या करते हैं, मॉडरेटर के तौर पर रखते हैं। प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द फ्यूजनेबल न्यूक्लियाई, जो फ्यूजनेबल न्यूक्लियाई है जिसको जिसको फ्यूजन करवाना है, उस न्यूक्लियाई के साथ साथ एक छोटा छोटा न्यूक्लियाई भी रखते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर स्लोइंग डाउन फास्ट न्यूट्रॉन, जो भी फास्ट न्यूट्रॉन आ रहा है ना, उसको क्या करेगा, ये ग्रैब करेगा और उसको स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। दिस मॉडरेटर कॉमनली यूज एयर वाटर। जैसे कि जो मॉडरेटर यूज होता है, वो मॉडरेटर क्या होता है, आपको मान लीजिए आप सीधे आप हेवी वाटर यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बोलते हैं हम लोग D2O, यानी कि जो क्या होता है H2O नहीं, D2O ड्यूटेरियम का वाटर, ठीक है। या वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो अपना जो रिएक्टर है, रिएक्टर सेंटर कहाँ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BR जिसको बोलते हैं हम लोग, मुंबई में जो है, वो क्या करता है, वो लोग वाटर इस्तेमाल करता है मॉडरेटर के तौर पे, ठीक है। लेकिन जो भी और अलग इंडियन रिएक्टर सब हैं, उन लोग क्या करते हैं, हेवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर के तौर पे। मॉडरेटर क्या करता है, समझिए, मॉडरेटर क्या करता है, जो फास्ट न्यूट्रॉन होना है उसको रोकता है, उसको स्लो डाउन करता है। अगर फास्ट रहेगा तो क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन शुरू करवा देगा, और टकराना चाहिए था कहीं और, टकरा कर कहीं और कोई कोई फर्दर फ्यूजन रिएक्शन शुरू कर देगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मॉडरेटर इट इज पॉसिबल दैट द रेशियो, यानी के जिसको बोलते हैं, of number of fission produced by a given generation of neutron to the number of fission the producing generation may be greater than 1। कहने मतलब क्या है, देखिए कि जितना न्यूक्लियन रिलीज हुआ है उसे कितना न्यूक्लियन होना चाहिए, दोनों का रेशियो जो होना चाहिए ऑलमोस्ट 1 आना चाहिए, और 1 से ज़्यादा हुआ, समझिए, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा। कहने मतलब क्या, देखिए यहाँ पे द रेशियो इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है। रेशियो किसका होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए द नंबर ऑफ फ्यूजन प्रोड्यूस बाय अ गिवन जनरेशन ऑफ न्यूट्रॉन, जितना नंबर ऑफ फ्यूजन हुआ एक गिवन न्यूट्रॉन के जनरेशन से, टू द नंबर ऑफ फ्यूजन ऑफ द प्रीसीडिंग जनरेशन में भी ग्रेटर देन 1। और मान लीजिए कि दूसरा जो न्यूट्रॉन से जो मान लीजिए जो न्यूट्रॉन निकला है उससे जो कोई फ्यूजन हो रहा है, दोनों का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस रेशियो इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इट इज मेजर फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यूट्रॉन ऑन द रिएक्टर। कितना न्यूट्रॉन बन रहा है इसका ग्रोथ रेट कौन बताता है हमें, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताता है, ठीक है। अगर के का वैल्यू 1 है तो ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल। तो जो रिएक्शन का जो रिएक्टर का जो ऑपरेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल बोलते हैं। विच इज व्हाट वी विश टू बी फॉर स्टडी पावर। यही हम चाहते थे ताकि अपना स्टडी पावर निकल सके। यानी कि मान लीजिए कि जो न्यूट्रॉन हम दिए हैं सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्ट करे, यही तो हम चाहते हैं। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो बनता है, जो फास्ट निकल जाता है, उसको रोकने के लिए क्या लगा दिए हम लोग, मॉडरेटर लगा दिए हैं, ठीक है। इफ के बिकम ग्रेटर देन 1, अगर के ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, द रिएक्शन रेट एंड द रिएक्टर पावर इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। तो पावर जो है ना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, यानी ई के पावर 1, ई का पावर 2 ऐसे इंक्रीज करेगा, ई का पावर 1, ई का पावर 2, जो कि रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अनलेस द फैक्टर के इज ब्राउट डाउन वेरी क्लोज टू यूनिटी द रिएक्टर विल बी एबल टू सप्रेस क्रिटिकल एंड कैन एवर एक्सप्लोड। अगर हम लोग के वैल्यू को 1 से नीचे नहीं ले पाए, और के वैल्यू को ऑलमोस्ट 1 के बराबर नहीं ले पाए, या 1 से यूनिटी के बराबर नहीं ला पाए, तो क्या हो जाएगा, इसका जो
सिचुएशन हो जाएगा, सिचुएशन जो होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का वो सुपर क्रिटिकल हो जाएगा एंड कैन इवन एक्सप्लोड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोड भी कर सकता है, ठीक है। जो एक्सप्लोजन हुआ था, किरणोबॉयल जो रिएक्टर हुआ था यूक्रेन में, वो काफ़ी दर्दनाक घटना था। जहाँ पे क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि क्या हो सकता है, एक कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकता है, यानी कि एक भयावह मंजर भी दिखा सकता है। हम लोग वहाँ पे जाने थे, ठीक है। आगे चलते हैं। द रिएक्शन रेट इज कंट्रोल थ्रू कंट्रोल रॉड। और जो रिएक्शन रेट है ना, उसको कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल रॉड लगा करके, और फास्ट न्यूट्रॉन को रोका जाता है मॉडरेटर लगा करके। और जो कंट्रोल रॉड होता है वो बना होता है कैडमियम का। इन एडिशन टू कंट्रोल रॉड देयर आर प्रोवाइडेड विद अ सेफ्टी रॉड विच व्हेन रिक्वायर्ड कैन बी इंसर्टेड इनटू द रिएक्टर एंड के कैन बी रिड्यूस रेपिडली टू लेस देन 1। जब तक के का वैल्यू 1 से कम नहीं आ जाए और 1 के बराबर नहीं आ जाए, तब तक ये जो रॉड बनता है, यानी कि जो सेफ्टी रॉड है, कंट्रोल रॉड है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो सेफ्टी रॉड है सिर्फ और सिर्फ कैडमियम का बना होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो रॉड होते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है तब तक जब तक कि के का वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ना आ जाए, तब तक, ठीक है। द मोर एबंडेंट ऑफ आइसोटोप, जैसे कि मान लीजिए यूरेनियम 9238 है, इज नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम इज नॉन फिजनेबल। जो नेचुरली जो ऑकर होता है ना, वो फिजनेबल नहीं होता है। व्हेन इट कैप्चर अ न्यूट्रॉन, जब भी एक न्यूट्रॉन कैप्चर करता है तो इट प्रोड्यूस द हाईली रेडियो एक्टिविटी प्लूटोनियम थ्रू दिस रिएक्शन। तो क्या करता है यूरेनियम जो है, जब भी एक न्यूट्रॉन से अटैच होगा तो बनाएगा प्लूटोनियम। ये प्लूटोनियम रिएक्ट करता है फर्दर टू फॉर्म जो भी अलग अलग तोड़ना होता है ना, वो प्लूटोनियम बन के टूटता है। यानी कि जो आप अपना जो नेचुरल जो यूरेनियम है वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिएक्ट करता है पहले न्यूक्लियस से जुड़ा, प्लूटोनियम बनाया, तब जाकर रिएक्ट करेगा, ठीक है। प्लूटोनियम अंडरगोज फ्यूजन विद स्लो न्यूट्रॉन। और प्लूटोनियम जो है, जो स्लो न्यूट्रॉन होता है, उससे क्या करता है, आगे रिएक्शन को फर्दर बढ़ाता है, ठीक है। Figure 13.5 shows that the systematic diagram for a nuclear reactor based on thermal neutral fission and the core of the reactor is the site of nuclear fission। जो core होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर का, वहीं पे क्या होता है, फिजन शुरू होता है। इट कंटेन द फ्यूल एलिमेंट इन द सुटेबली फैब्रिकेटेड फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्यूल एलिमेंट रखा होता है जो कि बहुत सी अंदर फैब्रिकेटेड होता है। जो फ्यूल होता है, फ्यूल हो सकता है आपका यूरेनियम हो सकता है, या फिर कोई और भी मटेरियल हो सकता है, प्लोनियम हो सकता है, बिस्मथ हो सकता है, ठीक है। द कोर कंटेन अ मॉडरेटर। कोर जो होता है उसके अंदर एक मॉडरेटर लगा होता है जो कि स्लो करता है न्यूट्रॉन को। द कोर इज सराउंडेड बाई अ रिफ्लेक्टर। कोर के अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है टू रिड्यूस लीकेज, ताकि लीकेज ना हो। द एनर्जी रिलीज इन फ्यूजन इज कंटिन्यूसली रिमूव बाई अ सुटेबल कूलेंट। जो एनर्जी रिलीज होता है ना, उसको एक ठंडा पानी के द्वारा क्या किया जाता है, उसको जो पानी रखा जाता है, ठंडा पानी, बर्फ रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो हीट रिलीज हुआ उससे क्या होता है, पानी गर्म होता है, और गर्म पानी फिर निकला, फिर बर्फ डलाया, ऐसे होता रहता है, ठीक है। बिकॉज हीट तो बहुत ज़्यादा निकलता है ना, तो उसको कूलेंट से सॉरी ठंडा किया था, ठीक है। अ कंटेनमेंट वेसल प्रिवेंट द स्केप ऑफ रेडियोएक्टिव फिजन प्रोडक्ट। एक कंटेनमेंट वेसल क्या करता है, जो प्रोडक्ट बना है उसको बाहर निकलने से बचाता है। द रिएक्टर कैन बी शट डाउन बाय मीन्स ऑफ रॉड। और जो रिएक्टर है उसको रोका जा सकता है विद हेल्प ऑफ रॉड, जो कि बना होता है कैडमियम द्वारा, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्या करता है, न्यूट्रॉन का ऑब्जर्व कर लिया। अब मान लीजिए न्यूट्रॉन ही जाकर अटैक करेगा, न्यूट्रॉन का ऑब्जर्व कर लिया तो आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रॉड का इस्तेमाल किया था, कंट्रोल रॉड का, ताकि फर्दर रिएक्शन ना हो, ठीक है। द कूलेंट ट्रांसफर हीट इन द वर्किंग फ्लूइड विच इन टर्न द मे प्रोड्यूस हीट। और क्या करता है, जो कूलेंट होता है क्या करता है, हीट को क्या करता है, इस्तेमाल करता है वेपर बनाने में, और वही स्टीम से क्या होता है, हमारा जो टर्बाइन नचता है और जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन शुरू हो जाता है। देखिए कैसा होता है, यानी यहाँ एक कंट्रोल रॉड लगा होता है, हमारे जो कोर के अंदर सारा मटेरियल रखा होता है, यहीं पे एक्टिविटी हो रहा होता है, और इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा के रिफ्लेक्टर लगा के रखा जाता है। यहाँ पे कूलेंट लगा होता है, यहाँ पे पानी भरा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हीट रिलीज होता है ना, उससे क्या होता है, ठंडा होता है, वहाँ से एक वेपर जनरेट करता है, टर्बाइन नचता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसा एक डायग्राम आपको दिखाना होता है, आपके बुक में दिया हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइक एनी पावर रिएक्टर, जो भी पावर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर जनरेट कंसिडरेबल वेस्ट प्रोडक्ट। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकालता है, जैसे दूसरे पावर रिएक्टर जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन हो गया, वो निकालते हैं ना वेस्ट, वो न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं निकालता है। बट न्यूक्लियर वेस्ट नीड स्पेशल केयर फॉर ट्रीटमेंट। लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्ट निकालता है ना, उसको जो होता है, मान लीजिए कि सॉरी जो पावर रिएक्टर जैसे कि वेस्ट निकालता है, उसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर भी वेस्ट निकालता है। लेकिन जो छाई निकलता है, जो कोयला का जो डस्ट निकलता है थर्मल द्वारा, उसको तो आप कहीं भी बिक दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, उसको आपको अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए बहुत ही हैजर्डियस हो सकता है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है। समझ गए, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। देखिए क्या होता है, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं बड़े न्यूक्लियस में, तो एनर्जी रिलीज होता है। सिंस द लार्जर न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड। अब जानते हैं चूंकि बड़ा न्यूक्लियस होगा तो थोड़ा ज़्यादा बाउंडली होगा टाइटली, एज सीन फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व से देखे हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सच एनर्जी लिबरेटिंग, जैसे मान लीजिए कि हीलियम 1 1 मिलकर क्या हो जाएगा, हीलियम 1 2 बना लिया, एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया और एक यानी कि न्यूट्रॉनियम निकाल दिया, ठीक है।
ऐसे करके होता है। इसको समझने के लिए क्या देखिए, फर्स्ट रिएक्शन, टू प्रोटॉन कंबाइन टू फॉर्म अ ड्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन विथ अ रिलीज ऑफ 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड रिएक्शन में क्या हुआ कि दो ड्यूट्रॉन कंबाइन किया टू फॉर्म अ लाइट आइसोटोप ऑफ हीलियम। जैसे देखिए यहाँ पे 1H2 जो फॉर्म किया, क्या हो जाएगा H23, यानी कि हीलियम निकाला, और एक न्यूट्रॉन के साथ साथ क्या किया 327 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन का निकाला। एक क्या हुआ यहाँ पे देखिए H1 ड्यूटेरियम क्या किया, H13 निकाला, और एक H1 प्रोटॉन भी निकाला, एक H13 भी निकाला, और क्या हुआ हमारा जो हीट का रिलीज भी किया। तो थर्ड रिएक्शन में क्या होता है, इन द थर्ड रिएक्शन टू न्यूट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म अ ट्राइट्रियन एंड अ प्रोटॉन, जिसको बोलते हैं ट्राइटॉन और प्रोटॉन बनाया। फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस, अब चूंकि फ्यूजन होना है, द टू न्यूक्लियाई मस्ट कम क्लोजर इनफ टू सो दैट अट्रैक्टिव शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इज एबल टू अफेक्ट देम। अब दोनों क्या होना चाहिए, काफी पास आना चाहिए, तभी जाके न्यूक्लियर फोर्स पे अटैक अफेक्ट करेंगे। हाउएवर सिंस दे आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे एक्सपीरियंस कुलम्बिक रिपल्सन। इसमें जब मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसमें कुलम्बिक रिपल्सन भी आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है कुलम्बिक फोर्स पे हावी रहता है, एंड दे देयरफॉर मस्ट हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम दिस कुलम बैरियर। उनका जो एनर्जी होना चाहिए ना, वो कुलम बैरियर को तोड़ने से ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, तभी जाकर क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, तभी जाकर क्या होगा, वापस में जुड़ पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। When fusion is achieved by rising the temperature of a system so that particles have enough kinetic energy to overcome the Coulombic repulsion behavior, it is called thermonuclear fusion। कहने का मतलब क्या है, जब फ्यूजन जो होता है अचीव किया जाता है टेम्परेचर बढ़ा करके, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो सिस्टम के पास क्या होता है कि इनफ किनेटिक एनर्जी आता है, जिसके कारण क्या होता है, वो कोलम्बिक फोर्स को ओवरकम कर पाता है। कब, जब हम लोग हीट बढ़ाते हैं तब। तो जो हीट बढ़ाएंगे उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी आउटपुट इन द इंटीरियर ऑफ स्टार। यही थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, इंटीरियर जो स्टार का जो भीतरी सतह है वहाँ पे क्या होता है, होते रहता है। द इंटीरियर ऑफ द सन हैज अ टेम्परेचर ऑफ 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन। जो टेम्परेचर का, जो सन का जो टेम्परेचर है इंटीरियर का, वो है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन, विच इज कंसिडरेबली लेस देन द एस्टिमेटेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ पार्टिकल ऑफ एवरेज एनर्जी। जो कि एनर्जी जो है कम है, किसके कंपेरिजन में, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फ्यूजन कराने के, उसके रिस्पेक्ट में कम एनर्जी है। समझ गए क्लियरली। फ्यूजन इन द सन इन्वॉल्व्स प्रोटोन हुज एनर्जी आर मच अबव देन द एवरेज एनर्जी। जो फ्यूजन हो रहा है ना सन पे, वो इन्वॉल्व हो रहा है प्रोटोन का, जिसका एनर्जी एवरेज एनर्जी से कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, द फ्यूजन रिएक्शन इन द सन इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। जो सन पे जो फ्यूजन हो रहा है ना, वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इन विच हाइड्रोजन इज बर्न इनटू हीलियम। हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम में बर्न होता है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन इज बर्न इनटू हीलियम, एंड दस द फ्यूल इन द सन इज द हाइड्रोजन इन कोर। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, कोर में होता है। यहाँ से हमारा जो बनता है क्या होता है, द प्रोटोन प्रोटोन साइकिल बाई विच दिस अकर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले क्या होता है, दो हाइड्रोजन कंबाइन करके हमारा हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। वहाँ से क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस फिर एक प्रोटॉन से कंबाइन करके हमारा बनाता है, यानी कि हीलियम ही बनाता है आगे। और एक कंटिन्यूस क्या होता है, चेन रिएक्शन चलते रहता है। और एनर्जी का देखिए लगातार एनर्जी का हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 0.4 से 1.02 हो गया, यहाँ से 5.49 हो गया, यहाँ से 12.86 हो गया, यानी एनर्जी का रिलीज बढ़ते चला जाएगा। फॉर द फोर्थ रिएक्शन टू अकर, द फर्स्ट थ्री रिएक्शन मस्ट अकर ट्वाइस। अब चूंकि फर्स्ट रिएक्शन होना है, तो दोनों रिएक्शन जो है, बाकी चारों रिएक्शन क्या होना चाहिए, दोगुना दोगुना होना चाहिए, तभी जाके चौथा रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, चौथा रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन टू फॉर्म अ 2He एटम। इसीलिए दो 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइन करते हैं और बनाते हैं 2 हाइड्रोजन हीलियम एटम विथ अ रिलीज ऑफ 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। और यही क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन मिल करके कंबाइन करके बनाते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, और निकालते हैं 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकालते हैं। हीलियम इज नॉट ओनली द एलिमेंट दैट कैन बी सिंथेसाइज इन द इंटीरियर ऑफ द स्टार। हीलियम ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो कि सिंथेसाइज होते हैं। जहाँ पे देखिए, एज द हाइड्रोजन इन द कोर गेट डिप्लीटेड एंड बिकम हीलियम। जैसे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है और बन रहा है हीलियम। द कोर स्टार टू कूल, तो क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, जो स्टार का जो कोर है नहीं अंदर है, वो सतह क्या होता है, ठंडा हो जाता है। उसका क्या होता है, द स्टार बिगिन टू कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। क्या होता है, स्टार जो होता है, स्टार जो होता है ग्रेविटी में क्या होता है, ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आया क्या है, विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है कोर का, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज अबाउट 10⁸ केल्विन, फ्यूजन टेक प्लेस अगेन। अगर टेम्परेचर 10⁸ बढ़ गया तो फ्यूजन फिर से हो जाएगा, दिस टाइम ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इनटू कार्बन। इसी कारण किसी प्रकार क्या हो जाएगा, हीलियम न्यूक्लियाई जो है कार्बन में बदल जाएगा। दिस काइंड ऑफ प्रोसेस कैन जनरेट थ्रू फ्यूजन हायर देन द हायर मास नंबर एलिमेंट। इसी कारण क्या होता है, जो प्रोसेस हो रहा है, इसी कारण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो एनर्जी एटॉमिक मास है बढ़ने शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अलग अलग एलिमेंट बनना शुरू हो जाएगा। बट एलिमेंट मोर मैसिव दैन दोज नियर द पीक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन नॉट बी सो प्रोड्यूस। लेकिन जो पीक पर जो एनर्जी है ना, यानी कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वाला जो 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 एलिमेंट आता है, उतना तक वो नहीं जा पाएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है,
इसीलिए पता करते हैं हम लोग सन का एज पता कर सकते हैं इसे, ठीक है। देखिए क्या है, द एज ऑफ सन इज अबाउट 5 इंटू 10⁻19 ईयर एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर इज इनफ हाइड्रोजन इन द सन टू कीप इट्स गोइंग फॉर अनदर 5 बिलियन ईयर। सन पे जो हाइड्रोजन का कंटेंट है अभी 5 बिलियन ईयर तक फ्यूजन रिएक्शन हो जाए, इतना एनर्जी, इतना हाइड्रोजन उनके पास है। अब जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, इफ आफ्टर दैट द हाइड्रोजन बर्निंग विल स्टॉप एंड द सन विल बिगिन टू कूल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो बर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगा और सन क्या कर जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 बिलियन ईयर हो जाएगा तो जो एनर्जी दिए है ना, हाइड्रोजन क्या करना हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, विल स्टार्ट टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी। क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाएगा सन भी, विच विल राइज द कोर टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होता है कि कोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड द आउटर इन्वॉल्व इन द सन विल एक्सपैंड। अब मान लीजिए कि इन्वॉल्व जो है इसका जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और एक हमारा एक बहुत बड़ा बन जाएगा एंड टर्निंग इट इनटू द सो कॉल्ड रेड जाइंट। और क्या बन जाएगा, एक रेड जाइंट बन जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा लाल अंगार के एक बहुत भयावह एक रेड कलर का बन जाएगा। जब क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स करके जब ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा और एक काफ़ी एक रेड जाइंट की तरह दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं 13.7.4 में, जो कि आपका कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, कि एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है कंट्रोल्ड, वो क्या होता है उसको आने पढ़ते हैं। आप एक्सटर्नल साउंड को प्लीज़ इग्नोर करिए बिकॉज आई एम होम, ओके। द नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इन स्टार इज रेप्लिकेंट इन अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस। जो नेचुरल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्टार का, वो रेप्लिकेटेड किया जाता है एक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस से। कहने मतलब क्या है कि इन कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर द एम इज टू जनरेट स्टडी पावर बाय हीटिंग द न्यूक्लियर फ्यूल टू टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 10⁸ केल्विन। एक कंट्रोल फ्यूजन रिएक्टर करवाने के लिए आपको जो एनर्जी का एम होना चाहिए 10⁸ केल्विन एनर्जी को सहने वाला कोई टेम्परेचर का कोई मटेरियल चाहिए। एट दिस टेम्परेचर द फ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा। अब जो एनर्जी टेम्परेचर पे जो फ्यूल होता है ना, वो मिक्सचर क्या होता है, पॉजिटिव आयन का होता है और प्लाज्मा का होता है, ठीक है। द चैलेंज इज टू कन्फाइन दिस प्लाज्मा सिंस नो कंटेनर कैन स्टैंड सच हाई टेम्परेचर। अब इस प्लाज्मा को रखने के लिए ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जो कि 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर सह सके। तो सेवरल कंट्री अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर डेवलपिंग टेक्निक इन दिस कनेक्शन। तो जो इंडिया भारत में ऐसा टेक्निक इस्तेमाल किया जा रहा है, धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है ताकि इस एनर्जी को अचीव किया सके। इफ सक्सेसफुली फ्यूजन रिएक्टर विल होपफुली सप्लाई मोस्ट अनलिमिटेड पावर टू ह्यूमैनिटी। अगर ऐसा संभव हो पाया तो हमें एनर्जी का भी दिक्कत आएगी ही नहीं, बिकॉज फ्यूजन प्रोसेस इज द मोस्ट ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी का रिलीज इनॉर्मस अमाउंट में होता है। फ्यूजन से भी ज़्यादा रिलीज होता है एनर्जी फ्यूजन में। जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ एनर्जी का एक हेवी एनर्जी रिलीज होता है अकॉर्डिंग टू फ्यूजन। फ्यूजन से तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है फ्यूजन में। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि एनर्जी चाहिए, इसको हीट चाहिए। तो 10⁻ हीट एनर्जी रखने वाला उतना कंटेनर ही नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कंटेनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कहने मतलब क्या है, एक और पॉइंट आपके लिए एनसीईआरटी से लाए उठा करके। ऐसे आपका इस एग्जाम में कोई इसका जरूरत नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइड्रोजन बम के बारे में बताया जाता है। देखिए क्या है, इन अ सिंगल यूरेनियम फ्यूजन अबाउट 0.9 से लेकर के 235 मेगाप्रोटॉन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ ईच न्यूक्लियस इज अबाउट 50 kg, अगर हर एक का न्यूक्लियस 50 kg का है तो अंडरगोज करेगा फ्यूजन, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व इज 10⁻15 टाइम्स इंटू 4, यानी कि 4 × 10⁵ जूल एनर्जी रिलीज होगा। दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 20,000 टन ऑफ TNT। अगर TNT बम का इस्तेमाल किया जाता है तो 20,000 TNT जो एनर्जी रिलीज करेगा वो एक सिंगल एटम बम रिलीज कर देता है, ठीक है। On August 6, 1945, atomic device was used in warfare for the first time. पहला बार एटम का इस्तेमाल किया गया था, हिरोशिमा में गिराया गया था जापान में, यूएस द्वारा। एंड द एक्सप्लोजन वाज इक्विवेलेंट टू 20,000 TNT आयन, ठीक है। 20,000 टन, 20,000 × 10 क्विंटल टन TNT जो होता है उतना इस्तेमाल किया गया था। इंस्टेंटली द रेडियो एक्टिविटी प्रोडक्ट डिवेस्टेड द 10 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सिटी विच हैड 3,43,000 इनहेबिटेंट्स। कहने मतलब क्या है, 10 स्क्वायर किलोमीटर के सभी एरिया के 3,43,000 इनहेबिटेंट को डैमेज किया था। ऑफ दिस नंबर 66,000 वेयर किल, 66,000 लोग मारे गए थे, 69,000 वेयर इंजर्ड एंड मोर दैन 67% ऑफ सिटी स्ट्रक्चर वेयर डिस्ट्रॉयड, और 67% सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था। हायर टेम्परेचर कंडीशन फॉर फ्यूजन रिएक्शन कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सप्लोडिंग अ फ्यूजन बॉम्ब। सुपर एक्सप्लोजन इक्विवेलेंट टू 10 मेगाटन ऑफ एक्सप्लोसिव पावर ऑफ TNT टेस्टेड इन 1954। सच बॉम्ब विच इन्वॉल्व फ्यूजन टू आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब। और जो फ्यूजन द्वारा बनते हैं, फ्यूजन द्वारा उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बम। और ये तो इनॉर्मस अमाउंट, हाइड्रोजन बम तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। अगर ऐसा संभव हो पाया तो इट इज एस्टिमेटेड दैट अ न्यूक्लियर आर्सेनल सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय, अगर ऐसा हुआ हाइड्रोजन बम छोड़ा गया तो एवरी फॉर्म ऑफ द लाइफ ऑन दिस प्लैनेट सेवरल टाइम ओवर इन द पोजीशन ऑफ द ट्रिगर्ड बाय द प्रेस ऑफ बटन। अगर एक बटन दबाया गया तो इस धरती का, इस प्लैनेट का हर एक
हर एक जीव खत्म हो जाएगा। सच अ न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट विल नॉट ओनली डिस्ट्रॉय द लाइफ, ये जो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि दैट एग्जिस्ट नाउ बट एज अ रिएक्टिव फॉलो आउट विल मेक द प्लैनेट अनफिट फॉर लाइफ। अभी के सिर्फ अभी के जीव जंतु को नहीं हार्म करेगा, बल्कि ये प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा इस तरह से कि इस पर दोबारा कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट न कर सके। सिनेरियो बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन प्रिडिक्ट दैट अ लॉन्गर न्यूक्लियर विंटर एज द रेडियोएक्टिव वेस्ट विल हैंग लाइक अ क्लाउड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड विल एब्जॉर्ब द सन रेडिएशन। कहने मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर विंटर अगर आएगा, ऐसा हुआ तो जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है ना, वो ऐसा अंबार बन के छाएगा क्लाउड में, जैसे कि अर्थ एटमॉस्फेयर में क्लाउड है उसी तरह छा जाएगा, और सन का सारा एनर्जी अपने आप में वो खींच लेगा। जितना ही वेस्ट जो निकलेगा ना इसका, वो जैसे क्लाउड कैसे है अभी हमारे एटमॉस्फेयर में, उस तरह के वेस्ट छा जाएंगे और सारा सन की एनर्जी को क्या करेगा, ये लोग सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। सोचिए कि क्या दोबारा कभी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगा। सो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था आपको जानने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, इसलिए चैप्टर को बनाया गया था आपको समझने के लिए। इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला आएंगे, वो फॉर्मूला सिर्फ 5 हैं। पहला है आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस से, जो कि होता है R = R0 A का पावर 1/3, जहाँ पे R0 का वैल्यू होता है 1.2 × 10⁻15 मीटर, और A क्या है यहाँ पे एटॉमिक मास है। फिर आपने पढ़ा मास डिफेक्ट के बारे में। मास डिफेक्ट का क्या फॉर्मूला है कि ये मान लीजिए जो आपका न्यूट्रॉन का मास है प्लस जो प्रोटॉन का मास है माइनस m, यानी कितना ऑब्जॉर्व हुआ, दैट इज द मास डिफेक्ट। एंड डेल्टा m = Z(MP) + a - Z(Mn) - m, और जो बाइंडिंग एनर्जी आता है वो आता है डेल्टा mc²। क्या आता है, डेल्टा mc² डिवाइड, जो कि आपको दिया गया है आइंस्टीन द्वारा, जिसको बोलते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से दिया गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग मास एनर्जी रिलेशन। आपका लास्ट फॉर्मूला जो पढ़ना है वो है एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि होता है हमारा EB/N। EB/A का मतलब क्या है कि जो एनर्जी दिया गया है आइंस्टाइन द्वारा, उसके डिवाइडेड बाई ए के द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और यही चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कहना तो क्या है कि आपको रेडियोएक्टिविटी नहीं आएगी तो आपको ज़्यादा चांस है क्वेश्चन आपसे फ्यूजन या न्यूक्लियर रिएक्टर से पूछा जाए। ठीक है, अगर न्यूक्लियर पूछा जाएगा तो आपसे मास डिफेक्ट या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से पूछा जाएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा चांस है कि आपको रेडियस या फिर फ्यूजन से पूछा जाएगा। सो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और समझ आया तो जो स्क्रीन पर दिया गया आप समझ रहे हैं, आप समझदार हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें बात करेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में, यानी वी विल लॉन्चिंग अ न्यू सीरीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे। न्यू सीरीज कहाँ से, अभी तो वर्ल्ड सीरीज है ना, मॉडर्न फिजिक्स 10 घंटे में खत्म करना था, इसका तीसरा वीडियो हो गया। आपका लास्ट वीडियो जो बचा है सेमीकंडक्टर, वो कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू सीरीज, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी बिफोर नवरात्रि आई एम गोइंग टू कवर ऑल योर चैप्टर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन वन गो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।